बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, हमारे साथ है पाकिस्तान के बड़े नामवर कॉलमिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलम नवीस जनाब आगा मसूद हुसैन साहब से हमारी बात हो रही है। आगा साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने इतने कॉलम लिखे, ऐसे कोई ऐसे एक दो कॉलम है जो आज तक आपको याद है कि उस पर बड़ा अहम रोल हुआ आपके लिखने के बाद, कोई असर पड़ा हो? ऐसे तो जी, आप बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। लेकिन मैं ये आपकी कदर करूँ कि मेरे बहुत से कॉलम, जैसे आजकल मैं कॉलम लिख रहा हूँ, तो उसमें जो लोगों की लाखों में लाइक्स आ रही है, तो माशाल्लाह, तो हाँ, माशाल्लाह। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने, क्योंकि लिखने के वक्त सिर्फ अपने अल्लाह को सामने रखा और आवाम को सामने रखा, तो ज़ाहिर है कि उसके लिहाज से लाइकिंग बढ़ रही है। तो मैंने अभी हाल ही में जो चंद कॉलम लिखे हैं, उसका बहुत असर हुआ। मिसाल के तौर पर कि इंतखाबात को मुलतवी नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमने ये कॉलम हमने लिखा कि किस तरीके से जो हमारे सियासतदानों के माबैन जो नाराज़गी है, दूरी है, उसको इस्टेब्लिशमेंट दूर कर सकती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है। तो सब मिल के पाकिस्तान को हम मजबूत बना सकते हैं। कई ऐसे कॉलम हैं जिस पर लोगों ने बहुत लाखों में लाइक किया। प्लस ये है कि मैं फिर मुख्तलिफ टीवी स्टेशन पर जाता हूँ, हालांकि अब मैंने जाना कम कर दिया। पहले मैं अक्सर जाता था, अब मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 10% में जाता हूँ। लेकिन 10% का जो मौका भी मुझे बुलाते हैं, तो उसमें भी मैं यही बात करता हूँ कि हमें ये सबसे पहले पाकिस्तान के मफाद को सामने रखना चाहिए, अवाम के मफाद को सामने। अगर हमने अवाम के और पाकिस्तान के मफाद को सामने नहीं रखा, तो वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती है, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, उनको मौका मिलेगा, वो इस स्पेस से फ़ायदा उठाएंगे। अगर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ज़ाहिर है सहाफ़त के दौरान एक बहुत लंबी सर्विस है जी, आपकी, जी, जी, बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। जी। ऐसा कोई दौरे बैरूनी ममालिक जो आपको बड़े यादगार रहे और उससे कुछ आपने सीखा हो, कोई ऐसी बातें जो सहाफ़त के लिए पाकिस्तान से बाहर मुल्क के दौरे हो हाँ, देखिए किए होंगे ज़रूर? मैं जैसे ये कि नॉन अलाइन्ड नेशन, ना वाबस्ता मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भुट्टो साहब ने 4 साथियों को भेजा था, उसमें मैं भी शामिल था। भुट्टो साहब से मुलाकात रही है? मुलाकात रही, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, है। तो उस ज़माने में हम गए। वब में आप भी शामिल? जी हाँ, 4 साथी थे। तो हम गए कोलंबो। कोलंबो में नॉन अलाइन्ड नेशन कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें हम गए वहाँ पर। फिर इसके बाद ये कि मुझे यहाँ से फ़ोन आया फ़ॉरेन ऑफिस से कि आप कुछ लोगों के इंटरव्यू लें। उसमें इंदिरा गांधी का इंटरव्यू था, सरदार दाऊद का इंटरव्यू था। तो मैंने कोशिश करके जो है अपने तय मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लिया, वो माशाल्लाह, तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। माशाल्लाह। इसके बाद ये कि फिर मैंने सरदार दाऊद को इंटरव्यू लिया, वो भी मतलब ये कि बड़ा मार्कतलार इंटरव्यू था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे, ये तो मैंने नॉन अलाइन्ड नेशन की बात की। इसके बाद लंदन में भी हमारी टोनी ब्लेयर से मुलाकात रही, उन्होंने बुलाया हुआ था। तो कोई 20 साथी आए थे पूरे साउथ एशिया से, उसमें मैं भी शामिल था। और फिर इसके बाद ये कि मेरी बड़ी गहरी दोस्ती यासिर अरफ़ात साहब से हो गई थी। जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया गवर्नर हाउस में। उस जमाने की वो पॉपुलर शख्सियत थी दुनिया की। यहाँ पीएलओ के वो सरबराह थे। तो उनसे हमारी गवर्नर हाउस में 5 घंटे मुलाकात रही। बहुत मज़ेदार बताई उन्होंने कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा, किस तरीके से होगा, और वाक़ई वो हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने बड़े मौके फ़राहम किए, और इसमें मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की सिफ़ारिश नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई गैब से मेरा नाम डाल रहा है कि आप इनको भी भेज दीजिए। तो इस तरीके से हमने मतलब ये कि काम किया। फिर गुजराल साहब से मेरा इंटरव्यू रहा दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में हम गुजराल साहब वज़ीर-ए-आज़म थे हिंदुस्तान के। उन्होंने बड़ी मुझे पिज़राई की, बड़ा मतलब मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एक लेक्चर भी होना चाहिए। तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में मैंने एक लेक्चर दिया, द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, हाउ द वे फॉरवर्ड। ये आपके यादगार लम्हा बहुत लगा, मतलब ये कि मेरे टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर रहे हैं। अमेरिका में भी लेक्चर्स मुझे बुलाया है लोगों ने, और वहाँ के अवार्ड्स मिले हैं मुझे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं किसी को बुलडोज़ करके आगे नहीं बढ़ा हूँ, बल्कि मैं जो कुछ भी हूँ, स्ट्रगल किया आपने। स्ट्रगल की है। और मुझे इस बात का बड़ा ख़्याल रहता है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। वो तो आप खुद भी जानते हैं कि हमारा तरीक़ेकार क्या है। जी हाँ, जी। तो हम कभी हमने ये नहीं किया कि बुलडोज़ करते हैं, किसी को हटा दें, किसी को कहें कि भाई टेलीविज़न पे मत आने देना, ये हमने कोई तरीक़ा अपनाया। एक ज़ाती सवाल करूँगा कि ज़ाहिर है आप नौजवानी में जब तालीम मुकम्मल की, फिर वालिदैन ने जब आपका
शादी की बात जो हुई है, तो क्या वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, वो मतलब ये कि अरेंज भी थी और अंडरस्टैंडिंग भी थी। माशाल्लाह, हाँ, अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि वो हमारे साथ पढ़ती थी बीजे कॉलेज में, माशाल्लाह। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन और हमारे वालिदैन को बहुत पसंद थी। और वो फैसला अल्लाह पाक आज अब तक वो हाँ, कामयाब वो चल रहा है। कामयाब है, फिर उसका तो वक़्त बूढ़े हो गए। अभी अभी किसी बात पे अगर कोई नाराजगी हो जाती है तो आप मनाते हैं या वो नहीं, मना लेते हमारे क्या मतलब ये थोड़ी बहुत मतलब ये कि होती रहती है, मतलब थोड़ी बहुत हैं? नाराज़गी होती है। कंप्रोमाइजिंग। हाँ, लेकिन ये कि मेरी नेचर में कंप्रोमाइज़ बहुत है। जी जी। मतलब मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, तो उस वजह से मामला ठीक चलते हैं। क्या आप दोनों में से घूमने फिरने का और दुनिया की सैर का और पाकिस्तान की जो अहम जगहें हैं वो घूमने का किसको ज्यादा शौक है, आपको नहीं, या वो तो हम मिसेज? दोनों को शौक है। हम माशाल्लाह। बहुत गए, स्कर्दू गए, ये गए, फिर हमने टेटू के कैंप ऑफिस देखे, फिर हम जर्मनी गए, बहुत सी जगह। यानी ये दावत-तामे अलग जो मुझे मिलते थे ना, उसके साथ मैं अपनी वाइफ को ले जाता था। माशाल्लाह। तो ये कि उसका पेमेंट हम करते थे। ये बहुत बहुत तो जबरदस्त। ये कि हम बहुत सी जगह ये उनको हम लेके बड़े जाहिर है इससे इंसान बड़ा सीखता है, जी बहुत हाँ, जी आपका जहन बहुत हाँ, ही चीजें देखता है जी हाँ, और जहन खुलता है, सीखता है जी इंसान। हाँ, जी हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आखिर में एक दो सवाल कि जब नौजवान आते हैं तो जो अब आ रहे हैं आईआर करके और जर्नलिज्म करके और फील्ड में आ रहे हैं, बहुत सारे चैनलों से वापस आए हैं, बहुत सारे अखबारों से, जी। बहुत सारे और प्राइवेट चैनल्स हैं या यूट्यूब है। तो ये इनके लिए कोई, मैं चाहता हूँ कि छोटा सा एक मैसेज हो आपके लिए कि अगर पाकिस्तान के लिए अगर आपने कुछ काम करना है और सही मानों में ईमानदारी से करना है तो क्या इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए अपकमिंग जो मेल हो या फीमेल हो? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि नौजवान चाहे वो खातून हो, चाहे वो मर्द हो, उनको सबसे पहले तो ये है कि रोज़ाना किसी न किसी अखबार को पढ़ना चाहिए और गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अखबार के अंदर बेपनाह मतलब मालूमात होती है। तो वो मालूमात जो होती है उनको लिखने में भी मददगार साबित होती हैं, और दूसरी बात ये कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उन हवालों से भी बात कर सकते हैं, तो सुनने वाला कहेगा भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी मतलब बच्चे और बच्चियाँ हैं जो आईआर करके या मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं, वो किसी न किसी अखबार को रोज़ाना पूरी दिलचस्पी से कलम लेके पढ़ें, उसके अंदर बड़ी मालूमात होती है। तो और फिर इसके बाद ये कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो नई-नई किताबें आ रही हैं, उन किताबों से इस्तेफ़ादा करें। मुतालिया नहीं करते हाँ, मुताला नौजवान, नहीं करते। मुतालिया ज्यादा ज्यादा करें। जी हाँ, मुताला और, ज़्यादा करें। देखिए, और मुताला करने ही से जो है ना, आपके कलम में क़ुव्वत होगी, आपके ज़हन में क़ुव्वत होगी, आपकी बात में क़ुव्वत होगी। और इंटरनेशनली हालात पे नजर रखें, जी हाँ, उससे एग्ज़ैक्टली। भी बड़ा फर्क पड़ता वही है। मैंने हाँ। बताया ना, जब आप अखबार पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल जो खबरें हैं, कौमी खबरें हैं, और हमारे मुल्क में जो लोगों को मसाइल दरपेश हैं, या हमारे और दीगर जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं जिसमें आईएमएफ भी शामिल है, वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, कैसे हमारी माशी सूरत हाल बेहतर होगी। तो मैं ही समझता हूँ कि नौजवानों को चाहिए कि वो बिल्कुल मतलब वो मुताला करें, और नई-नई किताबें आजकल आ रही हैं, और वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बारे में भी है। तो उनको पढ़ने से एक तो ये है कि उनको ये मालूम होगा कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, इकोनॉमिक्स के भी और पॉलिटिक्स के भी। तो उससे ये है कि उनकी सोच भी आगे बढ़ेगी और उनके लिखने में एक तवानाई और क़ुव्वत पैदा होगी। सामीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं जानना चाहते हैं सामीन भी और मेरा भी कि हिंदुस्तान की सहाफ़त में और पाकिस्तान की सहाफ़त में कोई ज़्यादा फ़र्क देख रहे हैं आप, या कुछ इसमें कुछ ज़्यादा एडवांटेज वहाँ है, एडवांस की सहाफ़त वहाँ है या पाकिस्तान में ज़्यादा एडवांस सहाफ़त है? नहीं, मेरा मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी के दौर में तो वहाँ की सहाफ़त पे बड़ी पाबंदी लगी हुई है। और ये है कि लेकिन फिर भी वहाँ पे मतलब ये कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है या और दीगर अखबारात हैं, तो उसमें मतलब ये कि चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये है कि वहाँ अभी मतलब ये कि हुकूमत का खौफ है, जैसे पाकिस्तान में है। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सहाफ़त की आज़ादी के लिहाज़ से मेरा ख़्याल है दोनों में विन-विन सिचुएशन है। यानी अच्छा, हाँ, तकरीबन एक जैसी तकरीबन एक ही जैसी है। है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन ये कि वहाँ लिखारी अच्छे हैं। हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान में जो सहाफ़ी हैं, वो बड़ा मुताला करते हैं, और उनकी जो मुताला है, वो बहुत गहरा है। हमारे यहाँ मुताला बड़ा सतही है। हमारा जो मुताला है, वो मालूमात की हद तक है। हमारे सहाफ़ती मेयार को और बेहतर बनाना होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कि वो मेरा ख़्याल है कि अगर स्टडी सर्किल कायम कर लें, जैसे हमारे ज़माने में थे, तो उससे बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन आजकल स्टडी सर्किल नहीं है, आजकल बस चाय पिएँ, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरीके से पैसा मिलना चाहिए,
तो ये पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए बड़ा तबाहकुन है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में सहाफ़ी करप्ट नहीं है। बन सकता है छोटा गाँव देहात में हो, लेकिन यहाँ करप्शन तो बहुत आ गया है सहाफ़त में। अगर साहब मैं आपसे आखिर में ये पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मैं जो देख रहा हूँ 35-40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें नेशनल स्पिरिट पाकिस्तान में लोगों में बहुत कम है। तो आखिर में आप हमारे मुल्क के सामीन नाज़रीन को क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान को अगर हमें मजबूत रखना है और पाकिस्तान को कायम और दायम रखना है, अल्लाह पाक कायम रखेगा, इसके लिए आप क्या मैसेज देंगे आम आदमी के लिए कि देखिए हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा ख्याल करना देखिए होगा? भाई साहब, आपने बहुत उम्दा बात कही कि हमारे यहाँ नेशनलिज्म नहीं है। मतलब हम लोग पाकिस्तान से ज़बानी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं करते। तो मैं 2 हवाले देना चाहता हूँ। एक हवाला कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का है। कायद-ए-आज़म जब ज़ियारत पे शायद बीमार थे, तो वहाँ से उनके कोटा की म्युनिसिपैलिटी ने उनके एजाज़ में एक बहुत बड़ा मतलब खाना किया था। तो कायद-ए-आज़म आए और फातिमा जिन्ना भी उनके साथ आईं। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं 2 चीज़ें आपके सामने कहना चाहता हूँ। कहने लगे कि आप में सूबाइयत अगर आई तो वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। दूसरी उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान के ताजिरों से कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, क्योंकि इससे एक आम आदमी परेशान होता है, महँगाई बढ़ती है। और ज़्यादातर यही 2 चीज़ें हैं जो हाँ, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाती नुकसान पहुँचा। और तीसरी बात उन्होंने सन 1943 में 1943 में जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो उन्होंने एक कन्वेंशन से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि बाज़ सरमायादार जो हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाके दौलत कमाएँगे, ये करेंगे, करने लगे। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं उन्हें वार्न करता हूँ कि हम पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, जहाँ सबको मसावी मौके मिलें, किसी को महरूमी ना हो। अगर माशी महरूमी होगी, तो मुल्क जो है ना उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके ज़हन में एक्सप्लॉइटेशन है मैन बाय मैन, तो मैं ऐसे पाकिस्तान की तरफदारी नहीं करूँगा। तो ये मेरा बहुत ख़्याल है इतना बड़ा पैगाम है कायद-ए-आज़म का। बहुत बड़ा 2 हवाले से। बहुत अहम बात है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और हाँ, आपने हाँ। इतना टाइम दिया। नहीं, नाज़रीन सामीन हम बात कर रहे थे आगा मसूद हुसैन साहब से, जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं और बहुत सारे किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।